class focus will be on the inventory model. इन्वेंट्री मॉडल, 4 मॉडल पढ़ लिए हमने, अब एक और मॉडल आज पढ़ेंगे, इन्वेंट्री मॉडल। तो इस मॉडल में हम एक वर्ड और जोड़ रहे हैं, कांस्टेंट डिमांड। कांस्टेंट डिमांड, सो नेम ऑफ द मॉडल इज कांस्टेंट डिमांड इन्वेंट्री मॉडल। तो अब इसमें आप जो है ऐसे समझ लीजिए कि इसका एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं पहले आपको, इन्वेंट्री मॉडल में होता है। इन्वेंट्री मॉडल में on one axis I am taking the time, on the another axis I am taking the stock. Let the initial stock is Q, ठीक है, initial stock is Q. So let Q equal to 500 initially, for example, है ना, if there is a demand for 5 items, है ना, so 5 items will be delivered, the balance amount will be 495, है ना, then further there is a demand for the 7 items, then 7 will be subtracted, what will be the value, 487 items and so on. तो ये जो 500 वैल्यू है ये धीरे धीरे क्या होगी, डिमिनिश होती चली जाएगी, है ना, जैसे जैसे डिमांड्स आप फुलफिल करते जाएंगे वैसे वैसे स्टॉक आपका रिड्यूस होता चला जाएगा, है ना? तो स्टॉक विल रिड्यूस, है ना, इट विल रिड्यूस एंड ए टाइम विल कम व्हेन द स्टॉक इज 0, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है, Q इक्वल टू 0, और ये वाला पॉइंट क्या है, आपकी इनिशियल वैल्यू, है ना, लेट Q इक्वल टू 500 फॉर एग्जांपल, है ना, Q को हमने जस्ट एक एग्जांपल के लिए 500 ले लिया है फिलहाल समझने के लिए। So it is reducing and this is the time, let क्या है, constant demand, है ना, तो initially 5 items were booked, है ना, then if it is constant then on the next day 5 items will again be delivered. So constant demand means every day the demand is same, है ना, 5 items, 5 items, 5 items, daily 5 items are sold. So in how many days this value will be 0? If we start from 500, 5 करके 500 से शुरू करेंगे तो कितने दिनों में 0 हो जाएगा स्टॉक, बताओ प्रत्युष, आकाश, कोई भी। 100 डेज में 0 हो जाएगा, है ना, राइट, 100 डेज में 0 हो जाएगा। मान लीजिए मैं इसको कर दूं डेली 50 आइटम्स, तब कितने दिनों में 0 हो जाएगा, 10. So this point is 10, है ना, this point is 10 now, समझने के लिए, है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या क्या चीजें फिक्स कर ली हैं कि मेरी जो डिमांड है वो कांस्टेंट है और वो 50 आइटम्स की है, ठीक है। स्टॉक लेवल जो भी है वो मैंने फिलहाल 5 अज्यूम किया है, 500। फिर इस पॉइंट पे जाके क्या होगा, आफ्टर 10 डेज, आफ्टर 10 डेज, 10वें दिन स्टॉक 0 हो गया, देन आई हैव टू रीऑर्डर, मेरे को क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू रीऑर्डर बिकॉज द स्टॉक इज 0, सो आई विल रीऑर्डर, तो आई विल रीऑर्डर फॉर 500 आइटम्स अगेन, है ना, so I will reorder for 500 items again, so my stock will be 500 on the 10th day, है ना, on the 10th day. So on the 10th day evening the stock is 0, but 11th day morning the stock is again 500, the stock is again 500, and after that it will again, daily demand is constant, 50 items sold, 50 करके दोबारा से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये कौन सा टाइम आ जाएगा, the time is 20 days, then you will again reorder, है ना, so your stock will again be 500, again 500, then it will again reduce
and it will be 0 on 30 days and so on. It will be again 500 and so on. तो इस तरह की सिचुएशन जो आप ग्राफ देख रहे हैं, इस तरह से जब स्टॉक बदलता है, लीनियरली चेंज, स्टॉक इज चेंजिंग लीनियरली, है ना, फ्रॉम ए मैक्सिमम वैल्यू टू मिनिमम वैल्यू, द डिमांड इज कांस्टेंट, यू आर reordering the item when the stock is 0, है ना. So you are ordering, how much you are ordering? You are ordering 500 items, है ना. तो यदि 500 आइटम्स ऑर्डर करने पर how much cost you are paying, how much cost you are paying. तो इन्वेंट्री मॉडल के केस में दो तरह की कॉस्ट होती है बेसिकली. वन इज इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट. इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट, फॉर दीज 500 आइटम्स यू नीड सम स्पेस, है ना, यू नीड सम एरिया, है ना, or you need a shop of particular area. So for that particular area you are paying the rental charges, you are paying the rental charges. So these rental charges are the inventory holding cost, or you can say it is the inventory carrying cost. It is also known as inventory carrying cost. Inventory carrying cost. So one cost is this. Second one is you are ordering for 500 items, है ना. So one is the order cost. One is the order cost. So if you are ordering 500 items in a single order, so let the order cost is 200 rupees. If you are ordering these 500 items in two parts, let 250 items in one time and then 250 items in the another time. So 250 items will take a cost of 200 rupees. This is order 1. 200 rupees, this is the order, first order. And you will pay 200 rupees again for the second order. You will pay 200 rupees again for the second order. तो कहने का मतलब जितने बार भी आप ऑर्डर करेंगे आपको एक फिक्स्ड ऑर्डर कॉस्ट, ये जनरली फिक्स रहती है ना. ऑर्डर कॉस्ट जनरली क्या रहती है, फिक्स्ड रहती है, इट इज नॉट वेरिएबल, राइट. तो इस मॉडल के बेस पर आपको यू आर पेइंग सम कॉस्ट. So cost is the very important parameter. So you have to reduce the cost or you have to optimize the cost. You have to optimize the cost in such a way. You have to optimize the cost in such a way that your stock is that you can fulfill the demands of the customer in proper time, है ना, टू एनहेंस द कस्टमर सेटिस्फैक्शन. ठीक है, तो ये मैंने मोटा मोटा आपको थोड़ा सा एक आइडिया दिया है. तो कुछ क्लियर है, मतलब इन्वेंट्री मॉडल में इस तरह से चीजें चलती हैं. अब इस मॉडल को हम थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे. तो कांस्टेंट डिमांड इन्वेंट्री मॉडल, ठीक है. इस मॉडल का एक नाम और है. दिस मॉडल इज आल्सो नोन एज विल्सन मॉडल. इज आल्सो नोन एज विल्सन मॉडल. तो लेट डिफाइन द पैरामीटर्स. लेट R इज द ऑर्डर कॉस्ट. R is the order cost per item per day. ठीक है, पर आइटम पर डे. ये कुछ भी हो सकता है, पर आइटम पर मिनट, प्रॉब्लम की सिचुएशन के अकॉर्डिंग इट मे चेंज, बट जनरली आई एम अज्यूमिंग दैट द ऑर्डर कॉस्ट पर आइटम पर डे, है ना. जैसे अभी मैं कहूं कि मैं 200 रुपए मुझे देने पड़ रहे थे एक ऑर्डर के, है ना. 200 रुपए मुझे देने पड़ रहे थे एक ऑर्डर के, है ना. तो 200 रुपए में कितनी क्वांटिटी आ रही थी, 500 क्वांटिटी में ऑर्डर कर रहा था.
ठीक है, तो 500 क्वांटिटी के लिए मैं 200 रुपए पे कर रहा था, इसका मतलब आई एम पेइंग 200 by 500 rupees for one item. So this is the order cost per item. बात समझना मेरी, I was paying 200 rupees for 500 items. So order cost is 200 by 500. So it is 0.40 means it is 40 paisa. So 40 paisa is the value of R. R को हम समझने की कोशिश करेंगे, R जो है वो क्या है? R is the order cost per item per day. ठीक है, D is the demand per day. It is the demand per day. एक दिन में कितनी डिमांड, and it is constant. है ना? Our model is assumed, practically it is not constant, but in our model it is assumed constant. D equal to demand, right? One more parameter, capital Q, is the reorder quantity. It is the reorder quantity. How much quantity you are ordering? That is the reorder quantity. Q. And K is the inventory carrying cost or inventory holding cost. Inventory holding cost per day. पर डे, है ना? जो रेंटल चार्जेस होते हैं वो जनरली आप कैसे पे करते हैं? मंथली पे करते हैं, तो उस मंथली को कहीं पे हो सकता है डेली पे करते हो, मंथली करते हो, वीकली करते हो, जैसे भी करते हैं। तो हमने अभी अज्यूम कर लिया है कि वी आर पेइंग द इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट पर डे, या भले ही हम मंथली पे कर रहे हैं, बट हम वी आर इन कैलकुलेशंस वी आर यूजिंग इट एज ए इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट पर डे। तो देखिए इन्वेंट्री मॉडल में इतने पैरामीटर्स हो गए। R is the order cost, K is the inventory holding cost, Q is the reorder quantity, D is the demand per day. है ना? और कोई पैरामीटर? One more parameter is C. C is the total cost. C is the total cost for inventory model, है ना? या total inventory cost, है ना? Total cost for inventory. So C is the total cost. So C is nothing. C is the summation of the inventory holding cost, inventory holding cost plus reorder cost, reorder cost. ठीक है? So total cost for inventory, and again I am using per day. I am doing the calculations for a day, per day, है ना? So C is also per day, inventory holding cost is also per day, reorder cost is also per day. So C equal to holding cost plus reorder cost. ठीक है, यहां तक क्लियर है प्रत्युष? यस सर, क्लियर है सर। क्लियर है, गुड। अब हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो पैरामीटर्स क्लियर हो गए हैं ना? C is the cost, D is the demand, Q is the reorder quantity, K is the carrying cost, and R is the reorder cost, है ना? Everything is per day, है ना? C is per day, D is per day, K is per day, R is per day, है ना? Per item per day, and Q is not per day, it is the quantity, है ना? It is the quantity, इसमें कोई per day का सिस्टम नहीं है, ये तो reorder quantity है, rest of things are per day. So I will now derive the Wilson formula. Wilson have derived one formula, है ना? उसने क्या किया? He has derived, he studied the system and he calculated the cost, है ना? So sometimes the total cost is C1, sometimes it is C2, sometimes C3, sometimes C4. So how we can optimize this cost, है ना? तो ये कॉस्ट कम से कम आए उस मॉडल के लिए। तो दिस कॉस्ट डिपेंड्स ऑन दी टू कॉस्ट, one is the reorder cost and one is the inventory carrying cost.
तो हम अपने सिस्टम में इस रीऑर्डर क्वांटिटी को कितना ऑर्डर करें, है ना, हाउ मच क्वांटिटी शुड बी रीऑर्डर्ड. नाउ क्यू इज ए क्वेश्चन मार्क, है ना. आई शुड ऑर्डर 500 आइटम्स, देन माई कॉस्ट इज C1. इफ आई ऑर्डर 1000 आइटम्स, देन माई कॉस्ट इज C2, है ना. तो कहने का मतलब यदि आप रीऑर्डर क्वांटिटी को बदल देंगे, देन आपके टोटल सिस्टम की कॉस्ट चेंज हो रही है. And now you want to minimize that total cost, है ना. You want to optimize that total cost. So Wilson is doing some exercise for this phenomena. तो उसको कैसे किया उसने, विल्सन ने ये बोला कि C means total cost is the summation of holding cost plus reorder cost तो C इक्वल टू, अब होल्डिंग कॉस्ट बताइए आप अपने मॉडल के लिए. तो मैं जरा सा मॉडल का ग्राफ बना देता हूं यहां पर. लेट दिस इज द मॉडल ग्राफ जो भी हमने पढ़ा था. सो इनिशियल स्टॉक इज Q, इट इज गोइंग टू दिस पॉइंट इज ऑर्डरिंग Q, then this point, then this point, then this point, and so on. So on the x-axis I have taken time, on the y-axis I have taken stock. अब इस फिगर के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि होल्डिंग कॉस्ट क्या है. इस फिगर के अकॉर्डिंग बताओ, कौन बताएगा. व्हाट इज द होल्डिंग कॉस्ट? और सारी कैलकुलेशन आपको करनी है पर डे पर डे. यू हैव टू डू ऑल द कैलकुलेशंस पर डे, ध्यान रखिएगा. तो इस डायग्राम को देखकर आप ये बताइए कि होल्डिंग कॉस्ट कितनी है, रीऑर्डर कॉस्ट कितनी है. यस, एनीवन हैव सम आइडिया? पढ़ा हुआ कभी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वगैरह में तो इस तरह के टॉपिक आ जाते हैं. इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट रहा होगा आपका बीटेक में. सर होल्डिंग कॉस्ट हमारी मतलब जो Q है क्वांटिटी, यस यस, अपॉन मतलब बाय 2 into जो डायग्राम में ट्रायंगल जो बना हुआ है उसी का एरिया एक तरीके से, मतलब Q/2 into K, वो जो होल्डिंग कॉस्ट है हमारी. Q/2 into K होल्डिंग कॉस्ट. हाँ यस. ट्रायंगल का एरिया होगा वो. नो सर, ट्रायंगल का एरिया नहीं होगा, वो Q/2 into K एवरेज हमने करा है ना. हाँ, दैट इज राइट. तो देखो एक्चुअली क्या हो रहा है कि आपके पास इनिशियली तो Q आइटम्स हैं स्टॉक में, ठीक है. इनिशियली कितने आइटम है? Q पहले दिन. अगले दिन आपके पास कितने आइटम है स्टॉक में? Q माइनस D, क्योंकि D तो डिमांड है, तो D आइटम तो सोल्ड आउट हो गए, तो आपके स्टॉक में केवल Q माइनस D है. उसके बाद अगले दिन कितने आइटम है? Q माइनस 2D, और फिर उसके अगले दिन 3D एंड सो ऑन. ठीक है. तो आप ये बताओ कि आपके पास, और एक पॉइंट पे जाके ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. तो देखो Q से Q माइनस D, Q माइनस 2D, Q माइनस 3D, Q माइनस 4D, और एक पॉइंट पे जाके ये स्टॉक कितना हो जाएगा? 0. तो इन सब का एवरेज, तो एवरेज कैसे करोगे बताओ? एवरेज आपके स्टॉक में कितने आइटम रहते हैं ये बताओ. तो एवरेज आपके स्टॉक में रहते हैं, कभी तो Q रहते हैं, कभी 0 रहते हैं, है ना. तो एवरेज में आप कह सकते हैं कि एवरेज आइटम्स इन द स्टॉक, is given by 0 plus Q/2. So it is Q/2. तो Q/2 आइटम्स एक तरह से स्टॉक में रोजाना रहते हैं, और आप इन Q/2 आइटम्स के लिए कुछ कॉस्ट पे कर रहे हैं, और उस कॉस्ट का नाम है K, है ना. K मीन्स इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट, और ये जो K है ये कॉस्ट पर आइटम है. ये कॉस्ट क्या है? पर आइटम है, पर आइटम पर डे है. तो एक आइटम की कॉस्ट K है,
तो QY2 आइटम्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? QY2 इंटू के, है ना, जो प्रत्युष ने बताया था, बिल्कुल सही है वो। तो इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी? QY2 इंटू के, मोटा मोटा समझिए डेप्थ में। अब बताइए रीऑर्डर कॉस्ट क्या होगी? इसी डायग्राम को देख के बताइए कि रीऑर्डर कॉस्ट क्या है, कोई भी आप में से बताओ। हाँ जी, रीऑर्डर कॉस्ट, इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट तो हो गई QY2 इंटू के, ठीक है। अब हमें बतानी है रीऑर्डर कॉस्ट। रीऑर्डर कॉस्ट कैसे बताओगे? आप कौन से पॉइंट पर रीऑर्डर कर रहे हो? आप इस पॉइंट पर रीऑर्डर कर रहे हो। पहला रीऑर्डर पॉइंट कौन सा है? दिस वन इज द रीऑर्डर पॉइंट R1, सेकंड रीऑर्डर पॉइंट R2, थर्ड रीऑर्डर पॉइंट R3। तो इस पॉइंट पे जब आप ऑर्डर कर रहे हो तो ऑर्डर करने में कुछ कॉस्ट लगती है ना। कोई भी ऑर्डर करने में आपको कुछ पेपर वर्क हो सकता है ना, किसी एम्प्लॉय को कुछ भेजना है, बैंक भेजना है, कुछ भी करना है ऑर्डर से रिलेटेड, किसी का पैसा जमा कराना है, तो ये इट रिक्वायर्ड सम कॉस्ट, है ना। ऑर्डरिंग रिक्वायर्ड सम कॉस्ट। तो उस कॉस्ट को आप कैलकुलेट कैसे करेंगे? थोड़ा सा उसे मैथमेटिकली फॉर्मूले में डालना है। तो रीऑर्डर कॉस्ट हमने मान रखी है R इज द रीऑर्डर कॉस्ट फॉर पर आइटम पर डे। R इज द रीऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर, है ना। R इज द कॉस्ट पर ऑर्डर। एक ऑर्डर की कॉस्ट जो है वो R है, एक ऑर्डर की कॉस्ट जो है वो R है। R इज द ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर। तो कैसे निकालोगे बताओ? देखो यहां से आपने शुरू किया, आपका स्टॉक जीरो हो गया। कितने दिनों में जीरो हुआ आपका स्टॉक? बताओ जरा, आपका स्टॉक कितने दिनों में जीरो हुआ? आपका स्टॉक कितने दिनों में जीरो हुआ? भाई जैसे 500 आइटम थे, डेली 50 आइटम सोल्ड हो रहे थे, तो कितने दिनों में स्टॉक जीरो हो रहा था? 10 डेज में जीरो हो रहा था, है ना। तो ये 10 आपने कैसे निकाला? 500/50 से ही तो निकाला। 500/50, अब 500 आपका क्या है? क्यू, और 50 क्या है आपकी डिमांड। तो QYD डेज आपको लगे पहला रीऑर्डर करने में, QYD डेज आपको लगे पहला रीऑर्डर करने में। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? QYD डेज, तो देखो कैसे निकलेगी। अब आपको लगे QYD डेज, Q/D डेज लगे आपको एक ऑर्डर करने में, single order. For a single order you need QYD days. So in one day how many orders you can do? You can do DYQ order, you can do DYQ order। यूनिटरी मेथड है। QYD डेज में यदि एक ऑर्डर है तो एक दिन में कितने ऑर्डर होंगे? तो DYQ ऑर्डर होंगे, ठीक है। अब एक ऑर्डर की कॉस्ट R है, तो फिर इतने ऑर्डर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? सिंपली DYQ मल्टीप्लाइड बाई R। R क्या है? एक ऑर्डर की कॉस्ट है, और हमने इतने ऑर्डर किए, DYQ ऑर्डर किए, तो DYQ इंटू R हो जाएगी ऑर्डर कॉस्ट। सो दैट इज गिवन बाय C। तो C इक्वल टू QY2 इंटू K प्लस DYQ इंटू R। ये समझ में आना चाहिए, है ना। ऐसे लिख लेना अलग बात है और इसको डिराइव करना अलग बात है ना। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई हैं। मैं इसको जरा सा क्लियर कर देता हूँ। तो एज पर दी विल्सन फॉर्मूला आई हैव C इक्वल टू K/2 QY2 इंटू K प्लस DYQ इंटू R। ठीक है, ये पहला टर्म क्या रिप्रेजेंट करता है? इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट। सेकंड टर्म क्या रिप्रेजेंट करता है? इट इज द ऑर्डर कॉस्ट।
और हमने एक दिन में कितने ऑर्डर किए हैं, DYQ ऑर्डर किए हैं, एक ऑर्डर की कॉस्ट R है तो इसलिए मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ एवरेज इन्वेंट्री QY2 रहती है तो उसके लिए हम K पे करते हैं, तो इट इज QY2 into K. So now C is a function of, C किसका फंक्शन है, देखो K तो कांस्टेंट है, K क्या है, कांस्टेंट है ना भाई, किसी चीज का हम रेंटल पे कर रहे हैं तो कांस्टेंट है, फिक्स हो जाता है 3000 रुपए महीने, इट इज कांस्टेंट। R इज आल्सो कांस्टेंट, रीऑर्डर करने की कॉस्ट भी कांस्टेंट है एक ऑर्डर की, और D जो है वो डिमांड है, डिमांड भी कांस्टेंट है, डिमांड भी कांस्टेंट है। तो ऐसी क्या चीज है जो कांस्टेंट नहीं है, केवल Q जो है वो कांस्टेंट नहीं है, रीऑर्डर क्वांटिटी इज नॉट ए कांस्टेंट। Reorder quantity is the parameter which can be changed to optimize the total cost. So C is a function of Q. C is a function of Q. Clear? बाकी सब तो constant है. So for optimization of C, so we want minimization of C. So its first derivative with respect to Q should be equal to 0. It is the principle of maxima. It is the principle of maxima oblique minima. दोनों के लिए यही प्रिंसिपल होता है ना, मैक्सिमा मिनिमम मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा. सो इट इज अ प्रिंसिपल, है ना, प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमा ऑब्लिक मिनिमा. तो हाउ you will find that it is a maxima case or it is a minima case. So for that you have to go for the second derivative. So you have to calculate the second derivative, d square c by dq square. If this second derivative is positive, then it is a case of minima, and if it is negative, then it is a case of maximum. ठीक है, तो dc by dq इक्वल टू 0 कर सकते हैं. अब इसको जरा डिराइव कर दीजिए, इसका इस वाले इसको बस डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट करो. कैसे करोगे, k/2 तो कांस्टेंट है, तो k/2 इनटू q का डेरिवेटिव क्या होगा, द डेरिवेटिव ऑफ q विथ रेस्पेक्ट टू q 1 आ जाएगा, तो k/2 इंटू 1 प्लस d इज कांस्टेंट, r इज कांस्टेंट, and derivative of 1 by q, है ना, तो dy dq of 1 by q is given by minus 1 by q square. So it is minus 1 by q square. ठीक है, q to the power minus 1, तो minus 1 by q square हो जाएगा. ठीक है, so this must be equal to 0. Now you have k/2 minus dr divided by q square equal to 0, or you can write dr by q square equal to k/2, or you can write q square equal to 2dr by k, or q equal to under root of 2dr by k. So this q is the condition for the minimization of the cost, है ना. So this is a q star, this is a q star. Q star is the condition for minimization of the cost. So this q star is known as economic order quantity. This q star is known as economic order quantity. It is the reorder quantity, but it is economic because it is minimizing the cost. That's why it is known as economic order quantity. So this q star is very very important for us. ठीक है, यदि हम इस q स्टार को सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे और यदि वैल्यू नेगेटिव आती है, देन इट इज द केस ऑफ मैक्सिमा. तो दैट यू कैन चेक ऑफ योर ओन, कर सकते हैं, मैक्सिमा केस या मिनिमा केस आएगा.
यदि पॉजिटिव आएगा देन इट इज ए केस ऑफ मिनिमा, और हमें मिनिमा ही करना है ना। वी डोंट वांट टू मैक्सिमाइज द कॉस्ट, वी वांट टू मिनिमाइज द कॉस्ट, राइट। तो हमने एक डिराइव किया है फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले को हम कहते हैं विल्सन फॉर्मूला, है ना। इस क्यू स्टार के फॉर्मूले को क्या कहा जाता है? विल्सन फॉर्मूला, और इट इज नोन एज ईओक्यू फॉर्मूला। ईओक्यू मींस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है? प्रत्युष एंड अदर्स, आकाश खटवानी, अंकुर चौहान, सब क्लियर है यहां तक? यस सर, क्लियर है। गुड यस सर। गुड गुड। तो हमने एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया है। हम कौन सा मॉडल स्टडी कर रहे हैं? मॉडल का नाम बताइए। द नेम ऑफ द मॉडल इज विल्सन मॉडल, शॉर्ट में बोले तो विल्सन मॉडल, और इट इज ईओक्यू मॉडल, है ना। कई नामों से जाना जाता है ये। इट इज विल्सन मॉडल, इट इज ईओक्यू मॉडल, और इट इज ए कांस्टेंट डिमांड ईओक्यू मॉडल, है ना। कांस्टेंट डिमांड इन्वेंटरी मॉडल। So as per this model, Q star is given by under root of 2dr by Q, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब इस फॉर्मूले पर बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, और न्यूमेरिकल के बाद वी विल एंड द क्लास। तो चलिए, क्वेश्चन है आपके लिए, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड करना है। तो एग्जाम्पल, सबके पास कैलकुलेटर्स है ना? अपने कैलकुलेटर्स अपने पास रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है कि किसी पर्टिकुलर मॉडल में इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट जो है, ठीक है, होल्डिंग कॉस्ट वो कितनी है? 10 पैसा। कितनी है? 10 पैसा। इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट जो है वो 10 पैसे है ना। 10 पैसा पर आइटम पर डे, ठीक है। यूनिट्स आर आल्सो गिवन। और उसी मॉडल में एक ऑर्डर करने की जो कॉस्ट लगती है, ऑर्डर कॉस्ट मतलब एक ऑर्डर करने में जो कॉस्ट लगती है, दैट इज 200 रुपीज, ठीक है। दीज आर गिवन कंडीशंस। होल्डिंग कॉस्ट इज गिवन, ऑर्डर कॉस्ट इज गिवन। अब आपको ये बताना है कि हाउ मेनी क्वांटिटी शुड बी ऑर्डर्ड, हाउ मेनी quantities should be ordered so that total cost of inventory system, है ना, total cost of inventory system is minimum, and find the cost also, and find the cost also। बताओ, कर सकते हो आप लोग इसे? बहुत आसान क्वेश्चन है। सर आपने ऊपर जो फॉर्मूला लिखा है उसमें जो रूट है, रूट के नीचे वाली जो वैल्यू है वो k होनी चाहिए, q नहीं। अच्छा, हाँ, 2dr by k आएगा वो, है ना, बिल्कुल सही है। q दो जगह थोड़ी होगा। सो इट इज रूट ऑफ 2dr by k, है ना। इट इज k इज द होल्डिंग कॉस्ट। गुड। सो q स्टार इज रूट 2dr by k, ठीक है। हमने जब इसे डिराइव किया है तो k ही है। अब जरा एग्जाम्पल की गिवन कंडीशंस को देखिए, और बड़े आराम से कर सकते हैं आप। तो कैसे करेंगे? देखो, होल्डिंग कॉस्ट कितना दिया हुआ है? 10 पैसा, है ना। तो ये किस पैरामीटर की वैल्यू हो गई? इट इज द वैल्यू फॉर पैरामीटर के। तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं कि के इक्वल टू 0.01 रुपीज, रुपीज में कन्वर्ट कर लीजिए। सो के इक्वल टू 0.01, ऑर्डर कॉस्ट इज आर, सो आर इज 200 रुपीज, ठीक है। तो बस अब आपको क्या चाहिए? के आपके पास है, आर आपके पास है, और क्या है? डिमांड, डिमांड भी चाहिए। तो क्या क्वेश्चन में डिमांड दे रखी है ना? ये भी डाटा मैं दे रहा हूं आपको। डी इज गिवन 100 यूनिट्स, क्वेश्चन में गिवन है कि डेली डिमांड 100 यूनिट्स है। सो डी इज आल्सो वी आर हैविंग 100, so all the values we are having, so we can calculate 2 into 100 into 200 divided by k, k is 0.01। तो जरा सॉल्व कर दीजिए, कितना आता है?
2000 कितना 2000 2000 यूनिट्स है ना 2000 यूनिट। यस सो दिस इज 2000 यूनिट्स। तो हमारा क्यू स्टार तो मिल गया हमको है ना। हमको कितनी फर्स्ट रीऑर्डर पॉइंट पे कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करनी है 2000, सेकंड ऑर्डर रीऑर्डर पॉइंट पे कितनी करनी है 2000। एवरी टाइम वी हैव टू every reorder point we have to order 2000 units of that product. So first answer is clear है ना। total cost of how many quantity should be ordered, तो ये तो आंसर आ गया 2000। अब वो कह रहा है कि find the cost also। तो कॉस्ट कैसे निकालोगे, कॉस्ट का फॉर्मूला लगा दो। कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, Q/2 into K प्लस D/Q into R। यही है ना विल्सन फॉर्मूला। तो Q की वैल्यू कितनी है, अब Q की वैल्यू आप लोगे 2000 है ना। 2000 इकोनॉमिक क्वांटिटी ऑर्डर क्वांटिटी है तो Q जो है 2000 ले लोगे। सो इट इज 2000 by 2 into K is 0.01 plus demand is 100, Q is 2000 multiplied by reorder point, order cost is 200। सॉल्व करिए कितना आता है 20 रुपीज पर डे। तो इस इन्वेंट्री सिस्टम में हमको टोटल कॉस्ट 20 रुपए पर डे पड़ रही है और वो इससे कम नहीं की जा सकती है। दिस इज द लास्ट कॉस्ट, मतलब ऐसा कोई अभी सिस्टम नहीं है कि 20 रुपए से भी कम किया जा सके इसको, 19 रुपए 18 रुपए 17 रुपए। बाकी जितनी भी कॉस्ट आने वाली हैं वो सारी की सारी कॉस्ट 20 रुपए से ज्यादा होंगी, है ना। तो जरा चेक करो इसको कैसे कैसे होंगे। मान लो हम 2000 की जगह पर 2100 यूनिट ऑर्डर करें, 2000 की जगह पर कितनी यूनिट ऑर्डर करें 2100, या फिर 2000 की जगह हम 1900 यूनिट ऑर्डर करें, ठीक है। तो हमारे सिस्टम की कॉस्ट क्या आएगी, है ना। तो सेंस तो ये कहता है कि वो 20 से ज्यादा आएंगी, मतलब 2100 के केस में भी ज्यादा आएगी और 1900 के केस में भी ज्यादा आएगी, ठीक है। तो कैन यू कैलकुलेट द कॉस्ट कि 2100 पे कॉस्ट क्या आएगी और 1900 पे कॉस्ट क्या आएगी, बताओ। 2100 की कैलकुलेट करो पहले, 2100 पे कितनी कॉस्ट आएगी। कितना आ रहा है, सॉल्व कर दीजिए। कर रहे हैं, क्यू की जगह 2100 रख दीजिए। कितना आ रहा है 20.023। 20.02 है ना। तो 20 रुपए से क्या हो गया, बढ़ गया, है ना, कॉस्ट बढ़ गई 2100। हाँ जो भी बढ़ी, मतलब वो तो हमें तो ये देखना है कि क्या वो 20 से कम हो सकती है कि नहीं, है ना। अभी तो ये मान लो पैसों में बात है, जब हम बड़े उस पर बात करेंगे क्वांटिटी पे तो फिर ये कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। तो हमने देखा कि हम ज्यादा ऑर्डर कर रहे हैं, 2000 से ज्यादा ऑर्डर कर रहे हैं तो हमको कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है टोटल कॉस्ट। अब जरा कम ऑर्डर पे देखिए, 1900 पे निकालिए कितना आता है, 1900 पे निकालिए। 20.026। हाँ फिर भी ज्यादा आ रही है, ठीक है। अब जरा 500 यूनिट पे निकालना, मान लो 2000 की जगह हम 500 यूनिट ऑर्डर करें तो क्या कॉस्ट आएगी। केवल 500 यूनिट 7.5। कितना 7.5 19.5 नहीं सर 7.5। 7.5 तो ये तो बहुत, ऐसा कैसे हो सकता है, 20 से कम तो नहीं आनी चाहिए भाई। 20 रुपए से कम कॉस्ट कैसे आ गई आपकी, फिर ये 42.5 आ रही है। हाँ 42.5 आ रहा है सर। यस यस दैट इज राइट। 7.5 तो आ ही नहीं सकता है, क्योंकि 20 रुपए एक ऐसी कॉस्ट है जो इकोनॉमिक कॉस्ट है, इससे कम नहीं कर सकते आप। तो वो कैलकुलेटर में 500 की जगह 2500
हो गया कोई था। बात नहीं। तो द नेट कॉस्ट इज 42.5। तो देखो कहाँ 20 रुपए और कहाँ 42.5 रुपए, बहुत फर्क आ गया। ठीक है, तो देखो एक मतलब ये क्यों बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। इसको इकोनॉमिक, ये इकोनॉमिक किस बात पॉइंट पे रहेगा, तो वो पॉइंट जो है वो 2000 यूनिट का है और उस समय जो कॉस्ट है वो 20 रुपीज है। ठीक है, अब जरा सा एक और एक्सरसाइज कर लेते हैं। मान लीजिए 500 यूनिट की जगह हम 3500 यूनिट्स ऑर्डर करें। अभी मैंने 1500 कम किया, 1500 बढ़ा दिया, 3500 यूनिट, तो कॉस्ट क्या आएगी बताओ जरा। सॉल्व। सर 23.21 23.21। 23.21 तो ज्यादा ही आ रही है ना 20 से। यस सर। हाँ, तो यही मैं समझाना चाह रहा था आपको कि ये EOQ का बेसिक मीनिंग ये है कि ये एक वो क्वांटिटी है जिस पे हमको टोटल कॉस्ट कम मिलेगी, है ना। ये बेसिक मॉडल है इन्वेंट्री का, सबसे इनिशियल बेसिक मॉडल है। उसके बाद इन्वेंट्री में फिर बहुत सारे मॉडल होते हैं, तो दैट वी विल स्टडी वन बाय वन, है ना। तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है, सफिशिएंट फॉर टुडे। In the today's class, we have understood what is the Wilson model and we have solved a numerical on that. Okay.